बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सियासी इत्तेहाद के बारे में बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में कोई नया सियासी इत्तेहाद बनेगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि हम किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर 90 रोज़ की डिमांड फिर से PTI चेयरमैन जेल से बैठ के कर रहे हैं। अपने वकील के जरिए वो ये बता रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। एक तरफ कानूनी मंजरनामा है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की तारीख दे रहा है, दूसरी तरफ कुछ की डिमांड्स ये हैं कि आपको इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही करवाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हल्का बंदियों के बाद करवाना चाहिए। तो ये जो मखमसे की कैफियत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जन्म ले चुकी है कि सूरत हाल किस पे वाज़ेह होगी, कौन करेगा और कब होगी, ये बुनियादी बात है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो केओस और टर्मोइल है जो मुख्तलिफ सूरतों के अंदर हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है, उससे निकलने के लिए रास्ता कौन सा मौजूद है, इसी के ऊपर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो साहब तो कहते हैं कि PP किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन आप क्या समझते हैं जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है वो इत्तेहाद किस सूरत में होगा? कल हमने ये बात की थी कि PP सिंध के अंदर भी इत्तेहाद बना सकती है उनके अगेंस्ट इत्तेहाद बना रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद जो बनने जा रहे हैं या जो जिनकी बातें सामने आ रही हैं ये मुस्तनद हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक चीज़ तो आप ज़हन में रखिएगा, इत्तेहाद बन रहे हैं और इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट की हद तक बने, इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर बने, इत्तेहाद सूबों की सतह पर बने, इत्तेहाद वफाक की सतह पर बने। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद बना रही है और इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून भी बना रही है। अगर कोई इत्तेहाद नहीं बना रहा, अकेले इलेक्शन लड़ने जा रहा है और सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की हद तक जाएगा तो वो तहरीक इंसाफ होगी। मैं आपको एक ये जेल में रख लीजिएगा। सीट एडजस्टमेंट खोड़ो साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इस बात को छोड़ दें। पीपल्स पार्टी, मैंने जिस तरह कहा था, पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा KPK के अंदर ANP के साथ और आफ्ताब शेरपाव के साथ होगी। बलोचिस्तान में वो बाप पार्टी के साथ होगी। आप नोट कर लीजिएगा, वक्त आएगा तो आपको नजर आ जाएगा। और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो उन तमाम लोगों के साथ होगी, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा रहे होंगे, जो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जा रहे होंगे। ये बड़ा क्लियर और साफ है। पंजाब के अंदर मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का जो एक इजलास हुआ था, उस इजलास में जिसमें इत्तेजाज एहसन साहब भी मौजूद थे, उस इजलास के शुरू होने से पहले जो इनके टॉप 10 लोग हैं, 10 जो बड़े थिंक टैंक जिसे आप कह सकते हैं, टॉप 10 थिंक टैंक जो है, उनका जो इजलास हुआ तो उस इजलास में ये फैसला किया गया, ये डिस्कस हुआ और ये कहा गया कि जनाब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून हाथ कर गई है और हमें उस प्लान का इल्म नहीं हुआ जिस प्लान के तहत हमें ये आउट कर रहे हैं। तो फिर ये कहा गया कि इसमें कोई सिस्टम ऐसा किया जाए कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इस बात पे राजी किया जाए कि कम से कम पंजाब के अंदर नून लीग को शिकस्त देने के लिए हम किसी ना किसी सतह पर एक दूसरे का साथ दें। इलेक्शन इत्तेहाद ना करें, लेकिन किसी ना किसी सतह पर एक दूसरे का साथ दें, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला किया जाए। फिर उसके लिए एतजाज एहसन साहब का नाम फाइनल किया गया कि एतजाज एहसन साहब जो है वो जाके पैगाम जो है वो कप्तान तक पहुंचाएंगे, PTI के चेयरमैन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद क्या वहां से जवाब आता है, अगली हिकमत अमली उसके बाद तय की जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब, ये आपको अगले चंद दिनों में, हो सकता है शाम को या अगले चंद दिनों में आपको ये पंजाब में नजर आएंगे। एतजाज साहब के ऊपर तो तनकीद भी काफी हुई जब CEC का इजलास जारी था, तो उस वक्त बहुत से लोग बोले भी हैं कि एतजाज साहब तो एक दूसरी पार्टी के चेयरमैन के साथ खड़े होते रहे हैं और उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो एतजाज साहब के सहूलतकार बनने के ऊपर पार्टी में फिर से आवाज़ें नहीं निकलेंगी? कोई नहीं निकलेंगे आवाज़। जब ये कहा गया था बिलावल साहब की तरफ से, तो उससे पहले इनके थिंक टैंक का इजलास हो चुका, तो उसमें ये चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। तो ये मामला इसलिए बिलावल साहब ने कहा था कि आप इस बात को छोड़ दें, मुझे इतराज़ नहीं तो आपका भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए पंजाब के सदर जिन्होंने दावा किया था कि हमने मेंबरशिप ख़त्म कर दिया, राना फारूक साहब ने, उनकी भी वहाँ पे अच्छी खासी उनको नदामत का सामना करना पड़ा। एक बात ज़हन में रखिएगा,
अब लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो अब इस सारे मामले के बाद बड़ा क्लियर हो गया है कि साबकीन जितने हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे, वो अलहदा एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि अब जो एक इजलास दुबई में हुआ है उसमें यह फाइनल हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना। ये मैं आपको वो तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं। और आपको ये आने वाले चंद दिनों में ये चीजें नजर आ जाएगी। क्या इन हालात के अंदर नून लीग की कामयाबी किसी सूरत दिखाई देती है, जो ये फैसला हो रहा है कि उनको कामयाब नहीं होने देना? बात यह है कि कुछ लोगों के जहन में यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को खुड्डे लैन लगाकर उनको बिल्कुल इलेक्शन से आउट करके ये लोग आके इक्तदार के ऊपर बैठ जाएंगे। देखिए, ना तो डब्बे तब्दील होते हैं, ना बेल्ट पेपर मिलते हैं, ना कोई चीज़ होती है। अब वो हालात नहीं रहे जो हालात 86 में थे। अब वो हालात नहीं रहे कि जिसमें आप समझें कि आप ज़बरदस्ती वोट कास्ट करवा लेंगे। आप एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 वोट ज़बरदस्ती कास्ट करा सकते हैं, जहां पर आपको 25-30 हज़ार की लीड नज़र आ रही हो, जहां पर महंगाई के सताए हुए लोग आपके खिलाफ सरापा एहतजाज हो, जहां पर आपके दौरे हुकूमत की करप्शन, जहां पर आपके दौरे हुकूमत की बेरोजगारी, जहां पर पीडीएम के दौरे हुकूमत की जो मिले बंद होना, बिजली महंगा होना, ये लोगों के जहन में हो, तो फिर आप जहन में रखिएगा यासर साहब हालात किस तरफ जाते हैं। यासर साहब जरा गौर कीजिए, आपको पता है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे नायाब चीज क्या है? वो है शुगर की इंसुलिन। पाकिस्तान का हर चौथा, पांचवा, छठा शख्स शुगर का मरीज है। शुगर की इंसुलिन जो पाकिस्तान में नायाब हो गई है, 1125 रुपए की मिलती थी, बहुत मुश्किल से किसी एक दुकान पे जाकर ब्लैक में 3000 रुपए की मिलती है, बड़े तल्ले मिन्नतों के साथ। ब्लड प्रेशर, आप मुझे किसको नहीं है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर की दवाई नायाब है, ना होने के बराबर है, मुश्किल से मिल रही है। मिर्गी की मेडिसिन जिसकी डब्बी 250 रुपए की थी, इस वक्त 13,000 रुपए में मिल रही है। और इसलिए यह सारा कुछ हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, साबका हुकूमत ने क्या किया। साहब, मैं आपको ये चैलेंज से अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक कर रहा हूं कि साबका हुकूमत जो है, साबका हुकूमत, उस साबका हुकूमत में इतने वजीर, कितने मशीर, कितने सियासतदान ऐसे हैं, कितने सियासतदानों के बेटे ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन का कारोबार है, जिनकी मेडिसिन कंपनियां हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो मेडिसिन को महंगा करते हैं, जो मेडिसिन को नायाब करते हैं। तो जिस मुल्क जब ये सब कुछ किया हो, तो आप क्या समझते हैं लोग इनको वोट देंगे? इनको वोट नहीं देंगे। अब ये सारा बर्डन डालना चाहते हैं मौजूदा निगरान सेटअप पर, उसको बदनाम करना चाहते हैं, उस पर बर्डन डालकर अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं। होगा कसूर इनका भी, लेकिन ये अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं, अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा यासर, ऐसा इसलिए नहीं होगा। मैं आपको, हमने एक खबर ब्रेक की थी टीवी पे, अपने प्रोग्राम में भी बता रहा हूं। पहले मैंने दिया था 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं 7200 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के हवाले से लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं। ये कौन है? ये CDX से लेकर दीगर महकमों के लोग, सियासतदानों से लेकर ब्यूरोक्रेट, महकमा खुराक से लेकर महकमा ज़राअत, उसके अलावा महकमा बल्दियात से लेकर सिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें जो लोग सियासी भर्तियों के जरिए, ग्रैंड ऑपरेशन का फायदा क्या होगा? के जरिए करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए कमा चुके हैं यासर साहब। इस ग्रैंड ऑपरेशन का फायदा क्या होगा राणा साहब? और कम से कम ग्रैंड ऑपरेशन का फायदा यह होगा, कुछ लोगों से पैसों की रिकवरी होगी, कुछ लोग बेनकाब होंगे, जिन्होंने चेहरों पे नकाब चढ़ा रखे हैं, जिन्होंने अपने आप को इस पाकिस्तान की आवाम का हमदर्द कहते हैं। समझ आ जाएगी सबको कौन हमदर्द था, किसने लूटा, किसने ये सब कुछ किया। आप राणा साहब क्या समझते हैं, माजी में ना बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत से लोग पाबंदे सलासिल रहे हैं, केसेस उनके ऊपर चलते रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि वही वजारतों में भी आके बैठते रहे। किसी को सिंध में वजारत मिली है तो किसी को वफाक में वजारत मिली है, अब फिर से उनके केसेस के ऊपर बात हो रही है। मुस्तकबिल के अंदर आप जो मुस्तकबिल करीब की पेशीन गोई कर रहे हैं, वो जो केसेस बनेंगे वो माजी के केसेस के नतायज से किस हद तक मुख्तलिफ होंगे?
देखिए हम कह सकते हैं, सुनने में आया कि वो मुख्तलिफ होंगे, सुनने में आया। अल्लाह करे आपकी भी ये दुआ है, मेरी भी ये दुआ है, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की भी यही दुआ है कि करप्ट आदमी हाथ में आए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वालों पर हाथ पड़े, पाकिस्तान को लूटने वाले जो हैं वो बेनकाब हो, वो बिल्कुल हवालात के अंदर हो, वो जेलों में जाए। देखिए हम कह सकते हैं, हमें ये कहा गया है, हमें यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन यकीन दहानियां तो पहले भी बहुत से लोगों की तरफ से कराई जाती थी। लेकिन अगर अब भी ये चोरों को चोर ना पकड़ा गया, अब भी करप्ट लोगों को ना पकड़ा गया, अब भी करप्शन के सबूत होने के बावजूद उन्हें कुछ ना कहा गया, तो फिर आप एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, ये मेरा वतन है, फिर लोग एहतसाब खुद करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, 22,000 की मैं फिगर दे रहा हूं ऑन कैमरा, बिल्कुल प्रोग्राम में हम दे रहे, 22,000 लोग, जिनमें सियासतदान, मौजूदा ब्यूरोक्रेट, साबका ब्यूरोक्रेट, उनकी औलादें, सरकारी मुलाजमीन जो अभी 8वें ग्रेड्स में भी हैं, इनकी जो डबल नेशनैलिटी है, गैर मुल्की नेशनैलिटी, अपने पाकिस्तान की भी इनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, गैर मुल्की नेशनैलिटी भी इनके पास है। इतने पैसे इनके पास कहां से आए? उन बैंकों में इनकी रकम कहां से आई? क्या यहां पर वो सोने का कारोबार करते थे? क्या यहां पर उनकी जमीनों पर फसल नहीं सोना उगता था? क्या यहां पर उनकी तनख्वाह डॉलरों में होती थी? क्या यहां पर वो यूरो में तनख्वाह लेते थे? जरा उन 22,000 का ही आप एहतसाब शुरू कर दें। भाई सरकारी अफसरान के बच्चों की तालीम कहां हो रही है? उनके बच्चे किस किस मुल्क में पढ़ रहे हैं? उनके बच्चों के अखराजात कितने हैं? उनकी फीसें कहां से अदा होती हैं? उनकी तनख्वाह कितनी है और फीसें कितनी हैं? कहां से पैसा जा रहा है? तो खुदा की कसम इस पे एहतसाब शुरू हो जाए तो हमारे मुल्क का कर्ज भी उतर जाता है, हमारे मुल्क पर प्रेशर भी कम हो जाता है। गरीब आदमी को अपने बच्ची का जेवर बेचने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, गरीब आदमी को अपने बच्चों को भूखा देखने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। इस मुल्क में फिर किसी चीज की जरूरत पेश नहीं आएगी, हर शख्स खुशहाल होगा। आज सारी सियासी जमातें बैठी है ना, और आज मैं समझता हूं वक्त है कि आए मिलकर कालाबाग डैम भी बना ले, आए मिलकर दीगर डैम भी बना ले, पाकिस्तान से सैलाब का खतरा खत्म कर दें, सस्ती बिजली बना लें, सस्ती चीजें बना लें, लूटने वालों को बेनकाब कर दें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। कामरान साहब, डिबेट ये चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर कानूनी मंजरनामे में हुक्म क्या है, पाकिस्तान के सियासी इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं वो क्या हैं, और पाकिस्तान में माशी हालात किस समत को गामजन है। राना साहब ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। आप बतौर सियासतदान एक जमात को भी लीड करते हैं और आप इलेक्शन कमीशन की उस मुशावरती टीम का भी हिस्सा थे जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से। क्या इलेक्शन वाकई इस हद तक दूर चले गए हैं कि अभी उसका सोचना जो है वो नामुमकिनात में से? पहले जो है आपने ये लाइन दी अंदर, तो मैं एक बात जो है वो जो सुन रहा था तो उसको रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ आपकी बाकी बातों से पहले। जी। उसमें एक बात की गई कि शायद हमने कोई ऐसे इख्तियारात दिए हैं जो अनयूजुअल थे और उसमें कोई बहुत बड़ा वो मसला डाल दिया। मेरा ख्याल है कि जॉइंट सिटिंग में अगर याद दोस्तों को, तो उसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा जो है उसको एतराज मैंने खुद किया था, और उसके बाद जो है वो फिर जॉइंट सिटिंग एडजन करनी पड़ी थी। अगर याद है वो सेक्शन 230 है। जी। मेरे दोस्तों ने जिन्होंने भी पढ़ी है वो सेक्शन, शायद उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ी या कोई उस पर प्रॉपर माइंड अप्लाई नहीं किया, शायद मैं मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, तो उसको जरा जाके देखिएगा। जो पहले दिन आई थी उसके बाद जो है वो उसको फिर डाइल्यूट किया गया था और उसको वो इतना ही इख्तियार दिया गया था कि वो डे टू डे में चीट कर सकें। सिर्फ जो उसमें बढ़ाया गया था, जो चीज़ें जो ना इनिशिएट की जा सकी थी, की जा चुकी थी, उनको आगे फर्दर जो है ना उसमें डे टू डे के इख्तियारात जो है ना मजीद दे दिए गए थे, ताकि कहीं पे IMF के साथ जाके मामला रुक न जाए। वो मेरे दोस्त उस अमेंडमेंट को जाके दोबारा अगर देख लेंगे तो वो तस्हीह हो जाएगी वो, क्योंकि फिर जब पहले कुछ किया था, पहली पे हमने एग्री नहीं किया था, वो डाला किया, और दूसरी में जो कुछ हुआ था वो फिर उसका हम हिस्सा थे, और उसको जिस हद तक रिड्यूस कर सके थे अपने कद के मुताबिक उसको डाइल्यूट कर सके थे, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया था।
ज़रा मेरे दोस्त जाके उसको ज़रा देख लें ताकि तस्वीर हो जाएगी। दूसरी आप कहते हैं कि मैं उस सारे उसमें डेलीगेशन का भी हिस्सा था, यकीनन मैंने उसमें शिरकत की है और उसमें मेरी तजावीज़ भी थी कि किस तरह से इसको 224 के अंदर लाया जाए। वो तजावीज़ तो नहीं मानी गई। 224 पे हम बड़े स्ट्रिक्ट थे कि इसी 90 डेज के अंदर करें। तजावीज़ उसमें ये थी कि आप जो है ना प्रपोज करके और वन टाइम जो है वो संसद लाल के आर्डिनेंस प्रपोज करवाइए, सदर साहब को भिजवाइए कि ये 90 डेज के इलेक्शन के लिए सेक्शन 17 में ये तरमीम जो है दरकार है और वो 30 डेज जहाँ पे 30 डेज हैं वो वन टाइम के लिए सिर्फ अगले इलेक्शन की हद तक उसको 7 डेज करते जाइए तो हम 229 के दायरे के अंदर आ जाएंगे। सही। मगर वो उसमें नहीं आ पाए, वो उन्होंने नहीं प्रपोज किया, इससे शायद उन्होंने एग्री नहीं किया। मगर ये है कि जो शेड्यूल उन्होंने पहले दिया था, जो शेड्यूल नहीं जो अपना हल्का बनियों के लिए शेड्यूल आप कह लीजिए जो उन्होंने दिया था उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, मगर मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी नहीं है। मगर एक बात जो है ना वो फिर आपको वाजे कर दूं कि इलेक्शन के बगैर जो है ये मुल्क चलने का नहीं है। ये मुल्क चलाना है चोजन रिप्रेजेंटेटिव से और वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव इंशाल्लाह मुल्क चलाएंगे। इसके बगैर जो है ना आलमी सतह पे आपके पास कोई ठीक है, आपके यहाँ वो इख्तियार नहीं है या वो करप्शन जो है उसके हवाले से तनकीद होती है। मगर बहरहाल जो है ना वो ये जो फेज है इस वक्त जो मुल्क में चल रहा है जिसमें भारत बहुत आगे निकल गया, वह हम बहुत पीछे रह गए। मगर बहरहाल फिर भी बज़ाहिर जो है वो जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं चलाना है वो इंशाल्लाह ये मरहला जल्द नजदीक आएगा। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। आपने उस वक्त शो डाला, आपके अलावा एक या और लोग थे जो शो डालते थे, बाकी तो बिल्कुल शायद उस वक्त खामोश थे और सुख की बात से जाते थे जब भी कोई बिल पेश होता था। इलेक्शन आपकी नज़र में हो रहे हैं, इलेक्शन आपकी नज़र में होने चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं, ये सब कहते हैं, हर शख्स ये कहता है इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के अलावा गुजारा नहीं है। लेकिन हमारे जो सोर्स कहते हैं, जो हमें इतला मिलती है, जो हम देखते हैं, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाने वाले और इलेक्शन तक पहुंचाने वाले वो कहते हैं कम से कम 1 साल इलेक्शन को भूल जाए। और अगर वाकई ये इलेक्शन फरवरी से आगे जाते हैं तो फिर सियासी जमातों की हिकमत अमली क्या होगी? मेरा उसमें कहना यह है कि अगर एक दफा 90 डेज वायलेट हो गए या 90 के नजदीक दिन जो है वो वायलेट हो गए तो फिर जो है ना वो मामला खराब होना शुरू हो जाएंगे। मगर सियासी जमातों की मतलब यही होगी, वो दस्तूर के ऊपर वो प्रेस करेंगी और अल्टीमेटली जो है ना शायद एहतजाज की तरफ आए और अगला एहतजाज जो है वो इज्तिमाई तौर पे इस हवाले से हो, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो। लेकिन कामरान साहब वहाँ पे ये भी तो बात बनती है ना, आप कह रहे हैं कि अगर एक बार 90 डेज वायलेट हो गए तो पंजाब और केपी में भी तो सर हुए ही हैं ना। उसको सुनेंगे, इसको पूरा आराम से जरा सुनिएगा। पंजाब वाला मामला जो है ना वो इन आइसोलेशन नहीं लेना, अपनी मर्जी की बात जो है ना उसमें चुन लेते हैं। उसको लेना है 63 जज, 3 वाक़यात जो है इसका तसलसल है और 3 वाक़यात जो है ना वो तीनों गलत हैं। उसको मैं और इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। राना साहब अगर यही चीज देखी जाए तो 90 दिन से अगर बात ऊपर जाती है तो फिर क्या किसी तहरीक को देख रहे हैं? देखिए कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात तो बड़ी क्लियर कही है, वाकई के आईनी तौर पर अगर 90 दिन से ऊपर, देखिए अगले 10 दिन बाद आपको ये नजर आ जाएगा कि 90 दिन से ऊपर हो गए। अगले 10 दिन बाद में हम तो लंबी चौड़ी बात ही नहीं करते, आपको नजर आ जाएगा कि अगले 10 दिन बाद डेट इतनी रह जाएगी कि इलेक्शन शेड्यूल देने का टाइम नहीं रहेगा। 90 दिन वाला ये तो खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी क्लियर और साफ सी बात है मेरे भाई कि अगर 90 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो कामरान साहब ने दुरुस्त कहा है फिर कई 90 दिन होंगे। देखें हम अब हमें KPK और पंजाब से निकल जाना चाहिए, अब हमें ओवरऑल एक इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। वो बहस बड़ी हो गई है, बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो गई है, उस बहस से बहुत चीजें हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील भी इस पर खारिज कर दी है, सारा कुछ हो गया। अब क्या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? सिर्फ एक चीज है, अगर 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे और क्या सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी? और 90 दिन में अगर इलेक्शन हो जाते हैं और 90 दिन में इलेक्शन की डेट आ जाती है तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या वो इलेक्शन मुनसफाना होंगे? मतलब जिस तरह अभी एक लेटर लिख दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आज एक लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, क्या आपने हमारी बहुत सी स्कीमें जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है?
आप बल्दियाती इदारे जो हैं वो बने हुए हैं, उनकी कुछ स्कीमें थी, उन्होंने सोलर लगवाने थे, वो आपने बंद कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि जैसे ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह अपने डे टू डे तबादले हो रहे हैं, जिस तरह डे टू डे तरक्कियां हो रही हैं, जिस तरह डे टू डे लोगों को किसी ना किसी जगह लगाया जा रहा है, ये काम इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर नहीं होता। और जब इलेक्शन कमीशन ऐसे कामों की इजाज़त देनी शुरू करता है तो माजरत से वो फिर एक लंबा पीरियड के लिए सारा कुछ कर रहा होता है, क्योंकि जहां पर जिन लोगों को लगाया जा रहा है उन लोगों को लंबे पीरियड्स के लिए लगाया जा रहा है। तो मुझे तो देखें, मेरी जाती ख्वाहिश है, जिन लोगों को लगाया जा रहा है इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, नाम में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बहसो मुबाहिसा इस हद तक तवालत इख्तियार करता जा रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि ये जो हर्फ बयान किए जा रहे हैं, जो कहानी सुनाई जा रही है, इसमें क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, क्या मफरूज़ात हैं और क्या इख्तरा है। ये मंजरनामा कब तक चलता रहेगा कि जब हमें ये पता हो कि जो कहा जा रहा है ये हो सकता है। अभी जितनी भी बातें हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं, कभी किसी के मुंह से और कभी किसी के मुंह से, कोई पहले ये कहता था कि अगर कुछ दिन ऊपर भी चले जाते हैं तो आइन का आर्टिकल उसके ऊपर लागू नहीं आता, तो आइन इतनी गुंजाइश ज़रूर देता है कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अगर कोई शय नहीं हुई और फिर उसके कुछ दिनों बाद हो जाए और उसमें नीयत की खराबी ना हो तो वो आइन फिर इस बात की गुंजाइश देता है। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया उनकी जानिब से कि कितने दिन ऊपर हो जाएं तो आइन गुंजाइश देता। अगर वो दिन ऊपर करते करते साल के ऊपर मुहित हो जाए तो क्या इस बात की आइन गुंजाइश देता है? ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब की तरफ वापस चलता हूँ। राना साहब, बात यह है कि खबरें तो बहुत हैं लेकिन खबरें कुछ भी नहीं हैं। अब इसमें लोग कब समझेंगे कि ये जो बात की जा रही है ये सच है? मैं आपको ना इस पे एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ आपको। अच्छा। एक जवारी होता है ना, उसकी वालदा फौत हो जाती है, उसको फोन आता है कि यार आपकी वालदा फौत हो गई है। वो कहता है अच्छा आप इस तरह करें, मस्जिद में ऐलान कराएं। मस्जिद में ऐलान करा देते हैं। फिर फोन करते हैं मस्जिद में ऐलान करा दिया। कहता अच्छा आप जरा उस कब्र वाले को पास भेजे कि कब्र की खुदाई करे। वो कहते हैं जनाब 10 मिनट बाद फोन आता है, जनाब वो भी कर दिया। अच्छा फिर आप जनाजे का टाइम जो है ना ये रख के नमाज जनाजा का ऐलान करें। वो कहते हैं जनाब वो भी ऐलान कर दिया। फिर थोड़ी बात होता है जनाब जनाजे का टाइम हो गया है। कहते बस मैं आ रहा हूं। नहीं आता, फिर जनाजा भी पढ़ा दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है जनाब कब्रिस्तान लेके जा रहा हूं। उधर पहुंच रहा हूं। वो ताश भी खेलता रहता है। फिर वो जाते हैं कब्रिस्तान, जाता है, जाके दफना देते हैं। फिर उसको फोन आता है जनाब दफना दिया है। कहते हैं चलो अल्लाह मागफरत करे। हमारा इलेक्शन का यही हाल है। 90 दिन का मामला है। 90 दिन के मामले के बाद आना जनाब 10 दिन और दे दें जी 10 दिन और 10 दिन और जनाब आप हल्का बंदियां दे दें जी 10 दिन और हल्का बंदियां हो गई। नहीं जनाब अब तो इतराजात आ गए। जनाब इतराजात भी दे दें। जनाब इतराजात पे अपीलें आ गई। जनाब वो भी सुन लें। जनाब नहीं 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 जनाब मेरे तो हल्के आपने गलत कर दिए। जनाब 6-6 दिन उसकी समात नहीं होनी, 15-15 दिन उस पर बहस होनी है। जनाब उसके बाद उसके ऊपर स्टे हो जाना है। स्टे के बाद जनाब फलाह हो जाना है। फलाह के बाद फलाह हो जाना है। फिर आखिर में वही होना है जनाब आप दुआ में शामिल हो जाए। ऐसा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर क्या कानून है? अब इन तमाम पीडीएम की जमातों को यह नजर आ रहा है। अब ये सारी जमातें कह रही हैं आपने जो 90 दिन से ऊपर इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। जो अब बात की है यही बात मैंने आगाज में की थी जब आपने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अब हरकत होने लगी है और कुछ लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मैंने उस वक्त ही बात की थी कि बहुत से कानूनी सुकम है, किस किस को ठीक करेंगे। इसी की भी बात करते हैं। जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। माजरा चाहता हूँ, जीडीए की तरफ से ये असेंबली में गई, रहनुमा खुद को ये नहीं कहती, अवामी खिदमतगार मैं कह देता हूँ। सायरा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, अभी हालिया सूरत हाल देखें तो बातचीत ये चल रही है कि कौन सी खबर कहाँ से आ रही है, कितनी सच्ची है, कितनी मफरूज़े के ऊपर है, हमें इस बात का इदराक नहीं होता। हालिया सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि वो दिन कब आएगा, कौन लेके आएगा और किसकी मरहूने मिन्नत होगा कि जब अवाम को बताएं कि ये होगा तो अवाम मान लेगी कि ये होगा? अभी राना साहब कोई इलेक्शन की बात कर रहे थे कि फिर 10 दिन मिलेंगे, 6 दिन मिलेंगे, 5 दिन मिलेंगे। तुसी इलेक्शन करा के करना की है?
मतलब इलेक्शन कैसे होंगे? कौन सी पार्टी आएगी अभी? ये ऐसे ही आपने मिक्स फ्रूट चाट, लगता है फ्रूट चाट आपको पसंद आ गई है, लेकिन वो दागी फलों से, ये याद रखिएगा। तो वो फ्रूट चाट आप करके क्या करेंगे? क्योंकि 2/3 अक्सरियत तो किसी को मिलेगी नहीं। और अभी हालात तो अभी समझ ही नहीं आ रहे कि हालात क्या है। आधे लोग कह रहे हैं कि गारंटी मिल गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बरादर इस्लामी मुल्क और पड़ोसी हमसाया मुल्क है वो जमीन पे लेट के जैसे बच्चा नहीं एडिया करता और रो रहे हैं कि सानू मियां बड़ा मियां साहब चाहिए। तो ये सब कुछ कैसे होगा? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि उनका बाजू मरोड़ा जा रहे हैं। वैसे आपस की बात है, बाजू मरोड़ा ही जा रहे हैं राणा साहब, क्योंकि क्या करप्शन क्या चारों सूबों में नहीं है? बलोचिस्तान की करप्शन देख लें, पंजाब की करप्शन देख लें, आज जाके इन्होंने थोड़ी सी अखा खुलियां होगी सिंध उत्ते, पूरा मुल्क इस वक्त करप्शन में लुथड़ा हुआ है। तो देखिए, जब आप किसी का बाजू मरोड़ रहे हैं, किसी ने चूंडी वाड़ रहे हो, किसी ने की कर रहे हो, तो फिर ये हालात कैसे साजगार होंगे? ये होश के नाखुन ले। अच्छा, और वो कहते हैं ना कि जी एक वो बड़े डायलॉग की जरूरत है। सायरा साहब आपने दुरुस्त कहा है, आपने अभी बात की है फ्रूट चाट की। सायरा साहब अभी आपने फ्रूट चाट की बात की है, लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि फुफ्फो की बेटी पसंद आ गई है, बड़ा भाई भी पसंद नहीं आया, छोटा भाई भी नहीं पसंद नहीं आया। तो अब बड़े भाई के लिए लोग जमीन पर लेटकर क्यों इन्हें कह रहे हैं कि उसी को पसंद कर लें? नहीं, वो तो खुद बयानियां बनाना है। वो तो अभी वो कहते हैं ना कि इस सोशल मीडिया की दुनिया में आके पता चला कि सिर्फ आपका वो बयानिया बिकता है, वो हो या ना हो। 4-5 बंदे आप देखिए ना, हमारे आप बकौल, आपके मेरे बकौल नहीं, जय्यद सहाफी, वो जय्यद सहाफी है ना, कोई और काम भी नहीं है, वो बयानिया बनाने पे लगे हुए। भाई 25 करोड़ आवाम से तो पूछ लें हालात कहाँ जा रहे हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान देख लिया, आप यहाँ पर देख लें कि इधर सब जमातें, एक कह रही है कि अब अच्छा नहीं होगा, दूसरी कह रही है कि तो फिर हम देख लेंगे। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? अब तजर्बे मेरे ख्याल में करना खत्म कर दें हम लोग, नहीं कर सकते और तजर्बे। हमारी अदलिया, हमारे सहाफ़ी और सियासतदान, ये 5 बैठे, अल्लाह माफ़ी करे, और जो भी है वो क्या कहते हैं, लिखत पढ़त करके उधर अंगूठे ला के, ठप्पे ला के तौबा ताइब हो कि हर कोई अपने अपने दायरे में काम करेगा और अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को चलने दे दें। अभी वो मुझे कल बताया कि कल अफगानी एक बंदा 1000 अफगानी रुपया और 4.5 पाकिस्तानी लेकर वो खड़े थे, और आज अफगानिस्तान ने अपने लोगों को मना कर दिया कि आप पाकिस्तान की तरफ सफर ना करें। अब देखें, ये दिन भी देखना था मुझे। तो आप जो बात कर रही हैं कि तमाम लोगों को तौबा ताइब होके बैठ जाना चाहिए, ये जो तखयलाती सोच है, इसके ऊपर अमल दरामद इन हालात में आपको दिखाई देता है? नहीं, करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वो भैया अब अपनी अना साइड पे रखनी पड़ेगी, और वो क्या कहते हैं ना जफा के हैं ना वफा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं। आप जिधर भी देख लें, कश्मीर की जंग है तो वो भी अना की उठते, जितने भी वो मसाइल उठ रहे हैं पूरी दुनिया में, अना की जंगें ही हैं। वरना तो अगर आप बैठ के सोचें तो क्या वो होता है। लेकिन आप देखें ना, 75 साल से साडा नाजुक मोड़ ही नहीं खत्म होता था, साड़ी मौशियत नहीं संभलती पई, हम आईनी हाथों से निपट ही नहीं सके किसी से। करना क्या है कि ये आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उसके बाद आप नाजुक मोड़ को भूल गई हुई। वही मैं कह रही हूँ, नाजुक मोड़ से, मैंने पहले नाजुक मोड़ ही कहा कि वो नाजुक मोड़, अब तो हमारी भी नाजुकी उड़ पुट गई, मोड़ अभी तक वही नाजुक है। तो पता नहीं अब ये कहाँ जाके बात रुकेगी। लेकिन ये कि अगर वो किसी के पीछे हटने से या किसी के एक कदम आगे बढ़ने से इस मुल्क का भला हो सकता है। सायरा साहबा, ये तो बता दें, क्या रिश्ता अभी तलाश किया जा रहा है या रिश्ता तलाश हो गया है? देखिए, जो भी रिश्ता तलाश किया था, मौलवी नहीं मिलता पे निकाह पढ़ाने से। तो मौलवी तो रजामंद बैठे हों। जब फुफ्फो की बेटी से निकाह पढ़ाना या छोटी बहन पसंद है? नहीं, बहुत सारे हैं नजर में, लेकिन ये कि वो मौलवी के अंदर इस्लाम में जायज किस तरह हो सकता है, तो वो बस उसी मसले पे फंसे हुए। देखिए क्या होते हैं आगे। जहेज में कौन कौन सा हिस्सा दिया जाएगा? जहेज में देखिए तो पूरा हमने दे दिया,
ये खाओ मेरे बच्चों, सुबह के सुबह हम तो देते हैं जहेज में, आप वो काम में भी देते हैं साथ। अच्छा, आपको क्या नजर आ रहा है, ये आजकल दुबई और लंदन दोनों जगह पे सियासतदान गए हैं और कुछ सियासतदान जो है वो सऊदी अरब भी गए हैं, तो क्या सियासतदानों की वापसी आपको नजर आ रही है? सियासत द्वारा देखिए, मैं जो बात कर रही हूँ कि जो बयानात आते हैं उसकी रोशनी में कह रही हूँ। जिस वक्त आप ये कहते हैं कि हमारी कमिटमेंट हो गई है, उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, सितारे आंख दे, जब ये सारी बातें, तो फिर मुझे नहीं पता किस ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। तो वही बात है कि जब मामलात इनको सीधे नजर आएंगे तो वापसी हो जाएगी। मतलब मेरी राय की क्या अहमियत है, मैं तो अपने दिल के फफोले ही फोड़ सकती हूँ। शुक्रिया आपका कि आप बुलाते हैं कि थोड़ी सी दिल की भड़ास निकल जाती है, वरना क्या पिद्दी का शोरबा। मैं तो किसी की आंख की तारीफ सुनने में है कि सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं नए नए, और ये भी है कि जीडीए भी किसी न किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी। किस इत्तेहाद की तरफ झुकाव होगा? इस पगोल कुछ ना फोल। किसी न किसी तरफ तो नहीं, देखें ना, आपने एमकेएम के साथ इत्तेहाद किया है, आपने एमकेएम के साथ इत्तेहाद किया है। एमकेएम का गवर्नर जो है वो बड़े मियाँ साहब से मिल के आया है, उनकी तारीफें कर रहे हैं, तो फिर हम समझें कि आप भी उसी कश्ती में बैठने लगी हैं जो लंदन से आ रही है? नहीं, अल्लाह ना करे। ये गवर्नर साहब को देख के तो एक मेरे दिल को भी कुछ हुआ था। दूसरा, एमक्यूएम का आपने कहा था, तो उस वक्त पीटीआई सामने नहीं थी ना, तो कोई तो लीडर ऑफ अपोजिशन आना था, तो किसी ने तो वो करना था। बाकी अल्लाह पाक सीधी राह पर चलाए, एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, के क़यादत ये ऐसा फैसला ना करे या कुछ ऐसे। मेरे को लोग क्यों पूछते थे? नहीं बनता है आपका। नहीं, आप पार्टी का हिस्सा हैं, आप बोलती हैं, आपकी आवाज मानी जाती है, तो अपनी राय तो देना। अगर यहाँ नहीं देनी तो पार्टी के अंदर दे दें, चले ना दें यहाँ पे, अगर आप नहीं देना चाह रही। पता नहीं, फिर बाद में होते हैं तो फिर हम कहते हैं मुल्की वसी तर मुफाद, जो मैंने की पता मुल्की वसी तर मुफाद की चंगा लिखा हुआ है तो क्या नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरी अपनी राय है तो वो मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगी कि ऐसा कुछ हुआ तो आप फिर मुझे ना देख पाएंगे। अच्छा, ये तो बता दें, आपको वैसे अब एक सीरियस सवाल है, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे? इलेक्शन देखिए, मैं तो उस वक्त उस तरफ सोचा ही नहीं कि इलेक्शन होते नजर आ रही। मैं ये सोच रही हूँ इलेक्शन करवा के ये करेंगे क्या? कौन सी पार्टी को 2/3 एक्सेस मिलेगी? नून सिंध में नहीं है, पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है, जनूबी पंजाब में थोड़ा हिस्सा है, केपी की और कोयटा बलोचिस्तान में मिला जुला रुझान है। तो ये ऐसे ही कुछ गप्पा घोटाला बना कि आईपीपी किसी के साथ मिल गई। आप जीडीए जैसे बोला, जीडीए, एमक्यूएम, बाप और काफ लीग, तेमेंगल साहब, ये 5-6 हम लोग हैं, और पता नहीं कोई इतने उठे जाके किसकी हुकूमत बनेगी। फिर उसके बाद वही रोना होगा कि हमें काम नहीं करने दिया गया, इत्तेहादी साथ थे। तो फिर मुल्क तो सही डगर पे ना चलाना। यहाँ पर तो एक स्ट्रॉन्ग अवामी हुकूमत होनी चाहिए कि जो अवाम, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। थोड़ा अवाम का भी देख लीजिएगा कि वो किसको चाहती है, कोई ऐसे थोड़ी के डब्बों में किसी आप ही वोट पा दो। और ये करना तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? अभी तो पता नहीं, अभी तो बहुत सी तब्दीलियां आने वाली है। मेरे को तो निगरान भी बदलते नजर आ रहे हैं। निगरान बदलते नजर आ रहे हैं? पता नहीं, देखिए ना, वो सही निगरानी नहीं कर पा रहे ना जो निगरान वो है। अभी तो अपने आने वालों की भी निगरानी करनी है, वो आ कैसे रहे उसकी भी निगरानी करनी है। ये वाला सेटअप तो स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है। नहीं, इसमें आपको कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली दिखाई दे रही है? ये मुकम्मल तब्दीली? पता नहीं, कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। मतलब ये पता नहीं, अब वो जल्दी से हांडी पकाई है तो आलू टमाटर प्याज उतने ही तैरते पे ने, बुनाई तो हुई नहीं सही। आवाज आ रही है? अच्छा, आप क्या देख रही हैं? आप तहरीके इंसाफ को इलेक्शन में देख रही हैं? ना, आना चाहिए।
और जाहिर है इस तरह तो कोई पार्टी यहाँ नहीं दब सकती। हमने तजर्बे भी किए, वो एमक्यू का हाल देख लीजिए, 3-4 बनी, पीएसपी बनी, एक दूसरे पर उन्होंने रॉ का इल्जाम भी लगाया, गालम गलोच, फिर वो आपस में बैठे हुए। और पीपल्स पार्टी देख ली, नून ही चौकाफ कर दी, और अभी पीपल्स पार्टी में से ये पीटीआई में से 2 निकाली है, लेकिन वो अभी तक ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। तो होना चाहिए, मतलब ये कि जब आपका गिल्ट क्लियर, आप कॉन्शियस, आपका गिल्टी नहीं है, क्लियर है, तो मेरे ख्याल में पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ाहिरा बानो साहिबा इस हवाले से। अपने लिए नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हल्का बंदियों की डेट तो एक दे दी गई कि मुमकिना तारीख क्या हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी मंजर-ए-आम पे आना शुरू हो गए हैं। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात पे अगर बात की जाएगी तो उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को लेके आगे बात बढ़ाई जाएगी, तो फिर हल्का बंदियाँ ही कहाँ पे जाके ख़त्म होंगी। राना साहब, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात किए हैं। वो कहते हैं हमें कम गिना गया है, या उसको ज़्यादा गिना गया है, या वोट तकसीम कर दिए गए हैं, या वोट तब्दील कर दिए गए हैं, या वोटों का इंदराज नहीं हुआ। ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल फिर कितने महीनों के अंदर हल होते देख रहे हैं? ये मसाइल उस वक्त हल होंगे जिस वक्त मसाइल को हल करने वालों के अपने मकसद हल हो जाएंगे। मैंने आपकी सारी बात का जवाब एक पुख्तर दे दिया है। और सुनाए, सब ठीक ठाक? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। बात यह है कि यासर साहब, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जिन्होंने निगरान लाए हैं उनसे निगरानी भी करवा लेंगे। एक आप बात ध्यान में रखिए। हो सकता है 2 बुज़रा, चले मैं क्या बता, 2 बुज़रा खुद छोड़ के चले जाएं, और 1-2 लोग जो हैं जिन पर कोई नैब के केसेस हैं और कोई ऐसा फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, जो केस एक चल रहा है उस पर कोई ऐसा फैसला आ जाए और उसके बाद उन लोगों को निकाल दिया जाए। एक बात तो बड़ी कन्फर्म है, और वो कन्फर्म बात यह है कि एक रिपोर्ट किसी तरफ से बन के गई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो एहतजाजी मुजाहरे, हड़ताल और दीगर मामला हो रहे हैं, उसमें पीडीएम के फलां लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और बैक पे रह के अपने बहुत से लोगों को फ्रंट लाइन पे लेके खिलवा रहे हैं, और उनके जरिए सारा कुछ किया जा रहा है ताकि निगरान सेटअप पर एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो मसला है। नहीं, वो जो चार्जशीट निगरान हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, चार्जशीट तो बेसिकली है ही उनके खिलाफ। एक बात यासर साहब आप ज़हन में रखिएगा, एक रिपोर्ट बन के गई है, उस रिपोर्ट के तहत ये कहा गया है कि साबका हुकूमत पीडीएम की जो हुकूमत है उसने इस सारे सिस्टम के खिलाफ अपनी एक भरपूर कैंपेन शुरू कर रखी है। मुजाहरे, हड़ताल या दीगर मामलात में वो लोग मुकम्मल तौर पर शामिल हैं, और वो लोग हर सूरत चाहते हैं कि तमाम का तमाम ब्लेम जो है वो निगरान सेटअप पर पड़े, और उनको निगरान सेटअप के अंदर से भी कोई बहुत सी इतलात जा रही हैं उनके, यानी मुखबर उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है। तो जिसके बाद ये भी अच्छा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कुछ लोग छोड़ दें और कुछ लोगों को छुड़ा दिया जाए। ये बात शुनीद चल रही है, लेकिन इसमें कंफर्मेशन जो है वो किसी तरफ से नहीं आ रही। हाँ, यह जरूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ जाता है, जो फैसला मतवक्के है, जो एक नैब तरामीम के हवाले से है, तो शायद उस पर आके 1-2 लोगों को खुद ही उससे इस्तीफा देना पड़े या खुद ही उनको साइड पे करना पड़े। राणा साहब, आपने आगाज में भी बात की थी और अब भी आपने बात की है, ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अद्वियात के अंदर अगर किरदार अदा किया जा रहा है उसकी शॉर्टेज का, और दूसरी तरफ ये जो एहतजाज है उसको बढ़ावा देने का, तो इसमें पीडीएम जो है वो उसका अमल दखल है। तो पीडीएम में कोई मखसूस जमातें हैं या मुकम्मल तौर पर आप पीडीएम को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? मुकम्मल मुझे एक बात है, पीपल्स पार्टी का भी बयान है कि बेइंतहा महंगाई है, फलां है, लोड शेडिंग है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, फलां है। और भैया आपके दौरे हुकूमत में बड़ी थी ना, आप थे उस वक्त हुकूमत में। मुस्लिम लीग नून जो है
वो भी यही बात कर रही है, मुस्लिम लीग नून के लोग भी यही बात कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग जुलूसों में जा रहे हैं, ANP के लोग जुलूसों में जा रहे हैं, MQM खुल के ये बात कर रही है, बाकी लोग भी बात ये कर रहे हैं। तो मुझे बताएं फिर बाकी रह क्या गया? अब जो चंद एक जमातें PDM की बाकी हैं उनके साथ तो वैसे बेचारे अकेले के लिए शख्स थे, और उन्हें मेरा ख्याल है जिस तरह क्रिकेट टीम में 11 के बाद एक 12 खिलाड़ी करने के लिए रखना होता है ना, 12वां खिलाड़ी उनको रखते हैं, तो इसमें भी इसी तरह किया गया था कि जो 12वें खिलाड़ी थे जिनको अकेला ही होता बेचारा, जिसको पता होता है इसकी बारी भी नहीं आनी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सीट भी कोई नहीं थी, लेकिन वो एक PDM पूरी करने के लिए उन्हें रखा गया था। लेकिन मुझे PDM की कोई एक ऐसी जमात दिखा दें बा पार्टी के अलावा जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसने आके एहतजाज की कॉल नहीं दी, जिसके अपने ट्रेडर विंग के ताजर जो उनके साथ होते थे। मुझे एक बात बताएं, मैंने कल भी कहा था, वो ताजर जो इनके हैं इनके विंग के, जब वो बाहर निकल के कहेंगे एहतजाज की कॉल है, जब वो कहेंगे हम ये करेंगे, तो क्या वो अपनी क़यादत की मर्जी मुशावरत के बगैर ये कह सकते हैं? मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है। ये तो बाकायदा एक प्लानिंग है। और मैं आपको ये हकीकत कह रहा हूं, मुझे किसी सीनियर शख्स ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूं कि इक़्तिदार से जाने के बाद, क्योंकि मैं बड़ा एक लंबा चौड़ा मलबा जो है वो निगरान सेटअप पे पड़ता देख रहा हूं। ये मलबा जो निगरान सेटअप के कंधों के ऊपर डाल के जा रहे हैं, ये मलबा इसके तले खुद कितना दबेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। अगर यूं ही पुराने तरीक़ाकार के तहत तर्ज़ सियासत अपनाया जाता रहा तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे। नाज़रीन, का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।